दोस्तों, भारतीय राजनीति में ऐसे 6 नेता हुए हैं जो पहले अपने राज्य के सीएम बने और उसके बाद देश के पीएम बने। और नंबर 1 के बारे में तो आप भी पक्का जानते होंगे। नंबर 6 से शुरुआत करते हैं एच.डी. देवेगौड़ा जी। साल 1996 की बात है। दिल्ली के सियासी गलियारों में एक ऐसा नाटक चल रहा था जिसके स्क्रिप्ट राइटर को खुद नहीं पता था कि अगला सीन क्या होगा। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसे भाग रहे थे जैसे सेल में आखिरी शर्ट के लिए लोग भागते हैं। उसी समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी आराम से बेंगलुरु में अपनी सरकार चला रहे थे। उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि दिल्ली की किस्मत की लॉटरी उनके नाम निकलने वाली है। राजनीति में कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान हो तो गधा पहलवान, लेकिन देवेगौड़ा जी के मामले में तो किस्मत सीधे छप्पड़ फाड़ कर मेहरबान हो गई। यूनाइटेड फ्रंट की खिचड़ी सरकार बनी और किंग मेकर बने नेताओं ने देवेगौड़ा जी के सर पर प्रधानमंत्री का ताज रख दिया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कर्नाटक में कावेरी पानी विवाद और किसानों के मुद्दों पर अच्छी पकड़ बनाई थी। लेकिन जब वो दिल्ली आए तो उन्हें समझ आया कि राज्यों की राजनीति और दिल्ली के चक्रव्यूह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिल्ली में पैर रखते ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। गठबंधन के साथी हर दूसरे दिन सरकार गिराने की धमकी देते थे। देवेगौड़ा जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 10 महीने का रहा। संसद में बजट सत्र के दौरान उनकी झपकी लेते हुए तस्वीरें आज भी मीम्स की दुनिया में अमर हैं। लेकिन कहते हैं कि देवेगौड़ा जी सोते सोते देश चला रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि उस दौर की उठापटक वाली राजनीति में चैन की नींद सोना भी अपने आप में एक कला थी। उन्होंने दिखा दिया कि अगर क्षेत्रीय राजनीति में आपका सिक्का मजबूत है तो दिल्ली की कुर्सी ज़्यादा दूर नहीं। हालांकि उनकी सरकार इतनी जल्दी गिरी कि वह अपना सामान भी ठीक से अनपैक नहीं कर पाए होंगे। अब बात करते हैं उस कुर्सी की जो हर पल अपना रंग बदल रही है। देवेगौड़ा जी के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसकी रेस तेज हो गई थी। लेकिन इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो नाम है उसने दिल्ली आने से पहले एक ऐसे राज्य को संभाला था जो आज के समय में 2 हिस्सों में बंट चुका है। चलिए जानते हैं उस खामोश खिलाड़ी के बारे में जिसने देश की किस्मत की तिजोरी की चाबी ही बदल दी थी। नंबर 5, पी.वी. नरसिम्हा राव जी। साल 1991 में जब पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब देश आर्थिक रूप से कंगाल होने की कगार पर था। सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। ऐसे समय में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नरसिम्हा राव जी को कमान सौंपी गई। राव जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वह 17 भाषाएं बोल सकते थे, लेकिन जब फैसला लेने की बात आती थी तो वह मौन व्रत धारण कर लेते थे। उनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। राजनीति में एक मुहावरा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राव जी इसी नीति पर चलते थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1971 से 1973 तक काम किया था। वहां उन्होंने बड़े पैमाने पर भूमि सुधार लागू किए थे जिससे राज्य के बड़े जमींदार उनसे चिढ़ गए थे। जब वो दिल्ली आए तो उनकी सरकार अल्पमत में थी, यानी बैसाखियों पर टिकी सरकार। लेकिन राव जी ने पूरे 5 साल सरकार चलाई। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया और देश के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स यानी उदारीकरण कहते हैं। विरोधी चिल्लाते रहे, सहयोगी आंखें दिखाते रहे, लेकिन राव जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने दिखा दिया कि बिना शोर मचाए भी इतिहास बदला जा सकता है। उनकी सरकार पर नोटों के बदले वोट खरीदने के आरोप भी लगे, लेकिन चाणक्य के सामने ये सब टेक नहीं पाया। साल 2026 के आर्थिक नजरिए से देखें तो आज भारत जिस जीडीपी की डींगे हाँकता है उसकी नींव इसी शांत देखने वाले बुजुर्ग ने रखी थी। एक ऐसा नेता जिसने देश को कंगाली से निकाला। उसने दिल्ली की राजनीति को एक नया रास्ता दिखाया। लेकिन सत्ता का नशा ऐसा होता है कि यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। नंबर 5 से निकलकर अब हम नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ एक ऐसा राजा इंतजार कर रहा है जिसने महलों को छोड़कर फकीरी चुनी और दिल्ली के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। नंबर 4, बीपी सिंह जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यानी बीपी सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाद में देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह जी को राजा मांडा भी कहा जाता था क्योंकि वो एक रियासत के राजा थे। लेकिन उनकी राजनीति राजाओं वाली नहीं बल्कि शतरंज के मचे हुए खिलाड़ी जैसी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1980 के दशक में डकैतों के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया था कि कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाने लगी थी। जब उनके भाई की डकैतों ने हत्या कर दी तो उन्होंने नैतिकता का हवाला देकर सीधे इस्तीफा दे दिया। राजनीति में जहां लोग कुर्सी से चिपकने के लिए फेविकोल ढूंढते हैं, वहां इस्तीफा देना उनके सीधे स्वभाव को दिखाता था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ
जब वो राजीव गांधी जी की सरकार में रक्षा मंत्री बने। उन्होंने बोफोर्स तोप घोटाले का मुद्दा ऐसा उछाला कि सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही निशाना लगा दिया। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने जनता दल बनाया और 1989 में प्रधानमंत्री बन गए। उनकी सरकार को बीजेपी और लेफ्ट दोनों का समर्थन था, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव को एक साथ एक ही मंच पर ला खड़ा किया। बीपी सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। इस एक फैसले ने देश की राजनीति में ऐसा भूचाल लाया कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण तो मिला, लेकिन सवर्णों की राजनीति के होश उड़ गए। उन्होंने पिछड़ों को हक देने के नाम पर अपनी कुर्सी की बलि दे दी। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को समस्तीपुर में रुकवाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। भले ही सरकार गिर गई, उनकी सरकार 11 महीने में गिर गई, लेकिन वो भारतीय राजनीति की तासीर को हमेशा के लिए बदल गए। एक राज्य जिसने महलों की सुख सुविधा छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर मंडल की राजनीति का डंका बजाया, उसकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान करने वाली है। लेकिन यूपी की धरती सिर्फ एक प्रधानमंत्री देकर शांत नहीं बैठने वाली थी। अब हम नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो एक ऐसे किसान नेता की कहानी है जिसने संसद का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन किसानों के दिलों पर राज किया। नंबर 3, चौधरी चरण सिंह जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा कहा जाता है। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 1967 में और दूसरी बार 1970 में। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून को इतनी कड़ाई से लागू किया कि गांव के गरीब और किसान के हाथ में जमीन की ताकत आ गई। उन्होंने पटवारियों के एकाधिकार को खत्म किया, जिससे ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार हुआ। चरण सिंह जी का मानना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब 1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई जी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी। चरण सिंह जी के तेवर हमेशा कड़े रहते थे। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी को जेल तक भिजवा दिया था। बाद में इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस के समर्थन से ही वह 1979 में देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ राजनीति ने एक गंदा मोड़ लिया। इंदिरा गांधी जी ने समर्थन देने का वादा तो किया, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होने वाला था उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। चौधरी चरण सिंह जी ने संसद जाने से पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह भारत के इतिहास के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी संसद का सामना नहीं किया। लोग कहते हैं कि आसमान से टपके और खजूर पर अटके। चरण सिंह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने उन्हें कुर्सी का लालच देकर बीच भंवर में छोड़ दिया, लेकिन उनके इस छोटे से कार्यकाल ने भी किसानों के मुद्दों को देश की मुख्य धारा की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। किसानों के मसीहा को दिल्ली की गद्दी तो मिली, लेकिन संसद की सीढ़ियां नसीब नहीं हुई। राजनीति के इस खेल में धोबी पछाड़ मानना कोई कांग्रेस से सीखे। लेकिन इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो नाम है उसने कांग्रेस की इसी तानाशाही के खिलाफ बेगोल फूंका था। वह एक ऐसा सख्त इंसान था जो अपनी शर्तों पर जीता था और जिसके सामने बड़े बड़े सूर में पानी बहते थे। नंबर 2, मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले वह बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे। साल 1952 से 1956 तक जब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य हुआ करते थे, तब मोरारजी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल को उनकी अत्यधिक कड़ाई और अनुशासन के लिए जाना जाता है। वह नियमों के इतने पक्के थे कि लोहे के चने चबाना आसान था, लेकिन मोरारजी जी को उनके फैसले से डिगाना नामुमकिन था। बॉम्बे में शराबबंदी लागू करना हो या प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, वह कभी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। वह जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से ही खुद को प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक हकदार मानते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। जब 1975 में आपातकाल लगा तो मोरारजी जी को जेल में डाल दिया गया। 1977 में जब जेल से बाहर आए तो 81 साल की उम्र में वह देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार जनता पार्टी के विभिन्न विचारधाराओं का ऐसा सर्कस थी जिसमें हर कोई खुद को रिंग मास्टर समझ रहा था। मोरारजी जी अपनी कड़क चाय और यूरिन थेरेपी के नुस्खों के लिए जितने चर्चा में रहते थे, उतने ही अपने बजट फैसलों के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को बंद कर दिया था, जिसे बाद की सरकार ने फिर से शुरू किया। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान भी मिला। लेकिन आंतरिक कलह के कारण उनकी सरकार भी 2 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकी।
81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनकर मुरारजी जी ने यह साबित कर दिया कि दिल्ली की कुर्सी भले ही दूर हो, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो एक ना एक दिन आप वहां पहुंच ही जाते हैं। मुरारजी जी के बाद इस लिस्ट में अब सिर्फ एक नाम बचता है, वह नाम जो आज की राजनीति का सबसे बड़ा ध्रुव है। नंबर 2 से नंबर 1 का सफ़र एक ऐसे राज्य से जुड़ा है जहां के विकास मॉडल की चर्चा पूरे दुनिया में हुई। नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी। अब बात करते हैं उस नेता की जिसने भारतीय राजनीति के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी जी। साल 2001 में जब गुजरात में भूकंप के बाद के हालात खराब थे, तब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद वह लगातार 2014 तक यानी लगभग 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात मॉडल को देश के सामने एक ऐसे ब्रांड की तरह पेश किया जिसमें विकास, निवेश और मजबूत कानून व्यवस्था का वादा था। उनके इस मॉडल ने उद्योगपतियों को गुजरात की तरफ आकर्षित किया और इसी विकास पुरुष की छवि के दम पर उन्होंने 2014 में दिल्ली का रुख किया। नरेंद्र मोदी जी इस पूरी सूची में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सीधे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। 2014 के बाद 2019 और फिर उसके बाद की राजनीति में उनका दबदबा कायम रहा। साल 2026 के आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी विपक्ष उनके चुनावी चक्रव्यूह को भेदने का फॉर्मूला ढूंढ रहा है। मोदी जी की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह एक 24 घंटे चलने वाले चुनावी मशीन की तरह काम करते हैं। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और कश्मीर से धारा 370 हटाना जैसे बड़े फैसलों से उन्होंने अपनी मजबूत नेता की छवि को और भी गहरा किया है। उनके विरोधी उन पर तानाशाही और मीडिया को नियंत्रित करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ और उनकी लोकप्रियता के सामने विपक्ष की सारी दलीलें धरी की धरी रह जाती हैं। गांधीनगर के मुख्यमंत्री निवास से शुरू हुआ उनका सफ़र आज दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक मजबूत किले के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसे हिला पाना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं दिखती।